Good evening, everyone. Welcome to the second episode of the Guru Q CBSE Board Preparation Strategy Series. We'll be just starting in a minute. We hope you liked our science episode. In the case you have missed it, then we have put the live video on our profile. Also, we have summarized the major takeaways from our science episode, and that is also on our profile. Today, Miss Neetu Singhal, who will be guiding us, she has already joined us. Good evening, ma'am. Hello, So, good evening. Good good evening, evening, ma'am. Thank you so Divya much. ji. Yeah. So today we'll be talking about हिंदी एंड संस्कृत. आमतौर पर Yeah. क्या देखा जाता है कि छात्र जो है जो भाषा विषय होते हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं. उनको लगता है कि मैथ्स एंड साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर ले. बट स्पेशली फॉर बोर्ड्स भाषा विषयों का बहुत महत्व है, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होते हैं. और अगर आप भाषा विषय में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी ओवरऑल बोर्ड की परसेंटेज को बूस्ट मिलता है. एंड बोर्ड की परसेंटेज यूजुअली जब आप कोई भी एग्जाम में आगे प्रेजेंट करते हो, देन योर ओवरऑल परसेंटेज इज काउंटेड. सो भाषा विषयों को निग्लेक्ट ना करा जाए, स्पेशली हिंदी और संस्कृत. तो आज मिस नीतू हमें गाइड करेंगी कि कैसे जब हम रिविजन करें, स्पेशली अब वी आर सो क्लोज दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग रिविजन ओनली, तो किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे हमारा रिविजन बहुत अच्छे से हो सके, और स्पेशली जब हम पेपर राइट कर रहे हैं. तो मैम विल बी गाइडिंग अस ऑन दैट. दो पार्ट में हम सेशन करेंगे. पहले हम हिंदी कवर करेंगे, तो अराउंड 15-20 मिनट्स वील बी कवरिंग हिंदी. देन वील बी कवरिंग संस्कृत. तो ma'am, thank you so much. First of all, I would like to welcome you and thank you for giving your time. I know कि this time you are pretty occupied, Yes, but yes. I'm sure that your tips will be helping our students a lot. तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद हिंदी फर्स्ट. स्पेशली हिंदी में क्योंकि इतने सारे अलग अलग खंड होते हैं, तो अगर आप हमें एक एक खंड को कैसे प्रिपेयर करना है या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उस हिसाब से गाइड करेंगी, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स. नमस्कार दिव्या जी और धन्यवाद आपका। और मैं मेरी पहले सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी बहुत दिल से सबके लिए हार्ट से विशेष है कि उनका बहुत अच्छा पेपर हो और वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। सबसे पहले कोई भी आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। सारी टेक्निक, सारी ट्रिक्स एक तरफ में, और सबसे पहली बात है कि आपको टेंशन रिलीज रखनी है। बिल्कुल टेंशन नहीं रखना। अगर आप किसी भी तरीके का तनाव अपने दिमाग में रखते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर लेते हैं, तो जो आपका बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। अभी जो हिंदी का हम बात शुरू कर रहे थे, हिंदी में सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका अनसीन पैसेज आएगा। एंड और अनसीन पैसेज में जिसे आपका अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश दोनों आते हैं। अब अपठित गद्यांश करने के लिए मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी सबसे पहले अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस रीड करेंगे, पैसेज नहीं रीड करेंगे। उनको लगेगा इसमें हमारा टाइम खराब होगा, तो उनको टाइम नहीं खराब करने के बारे में सोचना है। अगर वो पैसेज रीड करें और साथ में पेंसिल लें, जो इम्पोर्टेंट लगता जाए उसको साथ के साथ अंडरलाइन करते रहें, तो जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो उसी में उनके आंसर्स आप इजीली जल्दी सर्च कर लेंगे। सिर्फ आपको रीड नहीं करना, उसको पेंसिल से मार्क करते चल रहे, जो भी आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंट या स्पेसिफिक बात लग रही है वो आपको आंसर्स को लिखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्रोबेबली जो रीडिंग टाइम होता है, क्या आप सजेस्ट करोगे कि रीडिंग टाइम बच्चे इसमें यूज करें कि अलग से बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए रीडिंग मतलब आप उसको अवॉइड ना करो कि हम रीडिंग ना करें, रीडिंग उसको जरूर करें। एग्जाम में बता रही हूँ ये बात कि एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त रीडिंग जरूर करें। अब इन दिनों जो अब बिल्कुल नियर अबाउट हमारे है, तो हर बच्चे को मतलब डेली एक पैसेज, आप ये मानकर चले मैथ्स और साइंस में इंग्लिश पे आप पूरे साल फोकस कर रहे हो, अब लास्ट के मंथ में हिंदी को फोकस करोगे तो आपका परसेंटेज इतना अप जाएगा कि आप खुद बिलीव नहीं करोगे। तो
इसके लिए अब एक लास्ट का ये वाले 15 डेज जो हैं, 20 डेज, ये तो हिंदी को अच्छे से दे ही दीजिए और हर रोज एक अनसीन पैसेज कीजिए। जितना आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा उतनी जल्दी आप वहां उसे कर पाएंगे और अच्छे से आप उसको लिख भी पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ जिसमें अनसीन दिए हुए होते हैं, साथ में आंसर्स भी होते हैं। तो पहले आप उसको लिखो, पढ़ो, लिखो और फिर उसमें अपनी लैंग्वेज चेक करो, तो बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। हम्म। जी। और जब हम रिवीजन अभी कर रहे हैं, जैसे बच्चे अब धीरे धीरे रिवीजन करेंगे एक एक बुक उठाकर अपनी, तो उस समय रिवीजन करते हुए आप क्या चीजों को बताना चाहोगे कि ये चीजें आप ध्यान में रखो, सो दैट जब गैप डेज में या लास्ट के एक दो दिन में बच्चे वापस से पढ़ना शुरू करेंगे अपना फाइनल रिवीजन, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू देम। अभी अगर हम पहले एक एक टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी के हम्म। जो 15 डेज है उसमें आप लेसन्स को रीड कर ले, अच्छे से लेसन्स रीड कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप अपने आप से लिख सकते हैं क्योंकि आपको वो पूरा लेसन अच्छे से आता है, तो आप वो इजीली लिख पाएंगे उसको। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ हम क्वेश्चंस पढ़ें और फिर उनको अटेम्प्ट कर ले, तो लैंग्वेज चेंज होते ही आप पजल हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट्स का इतना अच्छा हिंदी नहीं होता, ये बात मुझे भी पता है। उन लोग की इतनी अच्छी हिंदी नहीं होती, इतनी भाषा अच्छी नहीं होती कि वो अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अभी से लेसन पढ़ लें। लेकिन उस टाइम में आपको लेसन रीड करने के बजाय सिर्फ क्वेश्चंस फोकस करने, क्योंकि लेसन सभी रीड कर लोगे। अच्छा, करेक्ट। एंड ये रिपीट करने से आई थिंक मात्राएं जिसमें अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन मात्राएं सही नहीं है तो मार्क्स कटने के बहुत चांसेस है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ लिख कर देखना है। मैं पहले अनसीन के लिए भी बोल चुकी हूँ, तो इससे आपको लैंग्वेज पे कमांड आएगा। वो मैं राइटिंग सेक्शन में भी बताने वाली हूँ कि जब हम राइटिंग सेक्शन करेंगे तो उसका कैसे तैयारी करें, क्योंकि बच्चों के मार्क्स उसमें ज्यादा जाते हैं, उसमें वो लोग ज्यादा मार्क्स उनके कम आते हैं। तो हम लोग स्कोरिंग वाली चीजों को लेके चलते हैं। अनसीन पैसेज है, सामने पैसेज में आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप उसको एज इट इज कॉपी करोगे, मात्राओं की मिस्टेक नहीं होगी, आप अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद हम्म। रीडर, रीडर में सब कुछ फिक्स है, आपको टॉपिक भी पता है, क्वेश्चन भी पता है, लेसन भी पता है, तो आप स्पेलिंग्स अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपकी गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है। हम्म। और काव्य खंड स्पेशली, अगर क्योंकि काव्य खंड आई थिंक ऐसा होता है कि बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है, तो गद्य हाँ, खंड तो भी बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन काव्य खंड में स्पेशली याद रखना या कौन सी लाइन का मीनिंग किस तरफ है, तो ये कैसे देखिए, है कवर अभी करना। श्योर। अभी हम इस बात में तो मैं यही कहूंगी कि कौन सी लाइन का किस मीनिंग है। जब अनसीन आता है तो उसमें मुश्किल हो सकती है, हम्म। उसमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसमें भी वही बात मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप पोइट्री को पढ़, पद्य खंड को पढ़ रहे हैं अनसीन में, तो उसको इतने ध्यान से पढ़ो कि उसके आंसर को उससे मैच करो। कहीं ना कोई वर्ड जरूर मिलता है क्वेश्चन और आंसर में, तब आप इसीलिए कर सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने के लिए। लेकिन जब हम सीन पैसेज करते हैं, यानी कि अपना काव्य खंड हम अपनी बुक से करेंगे, बुक वाला हम पैसेज कर रहे हैं, तो आपने उसको पहले से पढ़ा हुआ है, आपको हम्म। पहले से उसके आंसर्स अभी के दिनों में इन 20 डेज में हर क्वेश्चन को लिख कर आप तैयार कर लीजिए, तब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और तो पद्य खंड में भी फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम्म। और व्याकरण कैसे स्पेसिफिकली, क्योंकि व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिंदी के एग्जाम में, तो व्याकरण के लिए क्या तैयारी करें या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्याकरण में हैं जो कि मिस नहीं करने हैं। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, वील जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। जस्ट a minute. Now is it okay? Yeah, sorry for interruption. नो इश्यूज, नो इश्यूज मैम। आई वाज आस्किंग कि व्याकरण में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सजेस्ट करेंगी बच्चों को कि उनको बहुत अच्छे से थरो कर लें।
देखिए, व्याकरण के लिए मैं हिंदी के सभी छात्रों को इस बात के लिए सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को कारक चिन्ह सबको अच्छे से आने चाहिए। अगर उन लोगों को कारक चिन्ह, उनको लगता है ये फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड के हैं। ग्रामर में हम लोग का जो 10th में है वो एक पद परिचय का टॉपिक आता है, और उसमें बच्चे सिर्फ वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी बेसिक्स को नहीं पढ़ना चाहते। तो पद परिचय की मैं सबसे पहले बात करूंगी। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पद परिचय में होती है। तो पद परिचय में सबसे पहले आप कारक चिन्ह तैयार कीजिए। कर्ता ने कर्म को, ये फिफ्थ क्लास से आपको टेबल पढ़ाई जाती है। शायद दिव्या मैम को भी समझ में नहीं आएगी, पर मेरे स्टूडेंट समझेंगे, सारे 10th के स्टूडेंट समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इसलिए नो प्रॉब्लम, आप लोग समझिए, क्योंकि मैम को नहीं एग्जाम देना, एग्जाम आप लोगों को देना है। मैंने भी ये पढ़ा हुआ है सेम, यही चीज ऐसे ही। हाँ, लेकिन मैम ऐसा, दिव्या जी, ऐसा हो जाता है कि इस समय ये नहीं आपके, हम लोग के उसमें है। हाँ। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप लोग कारक चिन्ह तैयार कीजिए। बिल्कुल उनको, कि कर्म के लिए कहाँ पर को आएगा, ने आएगा तो कौन सा कारक है, के लिए आ रहा है तो कौन सा कारक है, कि ये आपको टिप्स पर होना चाहिए। दूसरी बात, आपको संज्ञा के सारे भेद पता होने चाहिए, सर्वनाम के सारे भेद पता होने चाहिए, विशेषण के सारे भेद पता होने चाहिए, और आपको सारे अव्यय आने चाहिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संपुट बोधक और निपात। अगर आपने ये तैयार कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही आसान है पद परिचय करना, और पद परिचय में फिर आप पूरे नंबर अच्छे से ले सकते हैं। इसके लिए फिर मुश्किल नहीं है। इसके बाद पद परिचय के बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक आ जाता है ग्रामर में, और वो दूसरा टॉपिक है हमारा वाक्य। इसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 वाक्य आते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पे जो 3 वाक्य आते हैं, सरल वाक्य जो बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, उसमें आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में उसको तैयार करना है। संयुक्त वाक्य की सीधी सी एक बहुत छोटी सी पहचान है कि उसमें कोई ना कोई कंजंक्शन और जरूर से आएगा, जैसे आपके इंग्लिश में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसी तरह से। तो बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि उसको बिल्कुल उसी फॉर्म में आप अप्लाई करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। इसी तरह मिश्रित के लिए आपको सबकी मतलब बेसिक ग्रामर आपको अभी लर्न कर लेनी है, तो उसकी शीट्स आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकोगे और उसको अच्छे से समझ भी सकोगे। तो कुछ इसके नोट्स भी आप सजेस्ट करते हो बच्चे बनाए साथ में, या कोई? बिल्कुल, जो आप टेबल मैंने जैसे बताया पद परिचय के लिए, तो आप कारक चिन्ह का टेबल अपना हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, पद परिचय, उसमें कारक चिन्ह लिख लीजिए, उसमें फिर उसके संज्ञा के भेद, उसमें सर्वनाम के भेद, ताकि आप जब एग्जाम में गो थ्रू करें तो आपको कहीं सर्च ना करना पड़े, और वो एक आपका सेपरेट कॉपी अलग से प्रिपेयर होना चाहिए। 4 टॉपिक्स आ करेक्ट। रहे हैं ग्रामर में, बेसिकली 4 टॉपिक्स है। एक आपका पद परिचय है, एक आपका ये वाक्य है, एक आपके वाच्य आ रहे हैं, और एक आपका इसमें आ रहा है अलंकार। अलंकार आपके सिर्फ 4 अलंकार आ रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। श्लेष मीन्स जैसे होता है कि कुछ कुछ एक एक क्लू देती हूँ मैं एक अपने स्टूडेंट्स को एक एक क्लू देती हूँ, कि जैसे श्लेष, श्लेष का हिंदी मीनिंग होता है गोंद, गम, चिपकना, यानी कि वर्ड एक, मीनिंग बहुत सारे। तो आपको याद रखना हमेशा श्लेष अलंकार को, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई। तो आई ये थिंक इस, दिस इज वेरी नाइस। हाँ। हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी होना पड़ता है। एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ रट्टाफिकेशन जरूरी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी होना पड़ता है। जी, और बाकी जैसे आपने श्लेष का बताया, ऐसे किसी और अलंकार के लिए, बिकॉज आई रियली लाइक द आइडिया, तो ऐसे किसी और अलंकार को भी आप अगर जैसे मान, सिंप्लीफाई या जी जी बिल्कुल, मैंने सबके लिए इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं, और मैं वो नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगी, और आप उनको इस पर शेयर कीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। करेक्ट, वील डू दैट। हम लोग अपना जो इसका टेक अवे बनाएंगे पोस्ट, तो उसमें वो टिप्स ऐड कर देंगे। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि सभी छात्र इसका फायदा ले पाए, जो लोग भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इस सबको इसका लाभ लें, और मतलब बोर्ड्स में इसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो इसी तरह से मानवीय करण अलंकार है, इसको हिंदी में नहीं याद कीजिए, इसको इंग्लिश में याद कीजिए, और इसके साथ एक लिख लीजिए, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। बस एक आप ये बात लिख लो, हिंदी में कहते हैं जड़ को चेतन की तरह, ना तो जड़ पता बच्चों को, ना चेतन पता, तो नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, जहां पर जिन लाइंस में
तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसी तरह से हम्म अतिशोक्ति अलंकार है। अब अतिशोक्ति अलंकार में श्योक्ति जैसे आ रहा है, श्योक्ति से ही आप लगा लीजिए कि जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, मतलब उसमें हम्म रियलिटी नहीं होती, देर इज नो रियलिटी, नियर एंड डियर। हम्म ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हम्म जी। तो ये जरूर हम अपने पोस्ट के साथ ये वाले आपकी जो टिप्स हैं ये लगाएंगे। अब जी जी। ग्रामर के बाद अगर हम लेखन में मूव करें तो आई थिंक हाँ वो एक सेक्शन होता है जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक तो आपने कभी, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन रिवाइज कर लो, वहां पर कोई अलग ही क्वेश्चन आएगा। आप सिर्फ फॉर्मेट याद कर सकते हो, प्रोबेबली कुछ ऑफिशियल जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं और उनका फॉर्मेट, बट लैंग्वेज आपको अपनी यूज करनी पड़ेगी एंड आपको रचनात्मक होना पड़ता है। तो लेखन वाले खंड के लिए या वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को? देखिए, लेखन के लिए मैंने अभी बोला है कि बच्चों को अभी के 15 डेज 50 मिनट्स 20 मिनट्स एनी टॉपिक को गो थ्रू करना है, रीड करना है, जिससे उनकी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। रीडिंग प्रैक्टिस से एक तो आपकी वोक्यूबलरी स्ट्रांग होती है, आपके पास नई शब्द संपदा आती है, जिससे कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होती। एक तो ये बहुत जरूरी बात है। करना तो पूरे साल में चाहिए, लेकिन पूरे साल भी नहीं करते हम्म हैं तो क्लास के दिनों में, बाकी के दिनों में तो एटलीस्ट आप इसे कीजिए कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि जब आप लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अनुच्छेद की बात करते हैं। तो जो भी विषय आप अनुच्छेद लिखने के लिए शुरू करते हैं, उसके शब्दों की गिनती पर मत जाइए कि हम इतनी वर्ड लिमिट दी गई है तो हम सिर्फ उसी को फोकस करें। फोकस जरूर हम्म करें, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट मिनट को ही लास्ट मिनट नाप के चलेंगे तो आप जल्दी से इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हम्म हाँ, बट हम्म नहीं करना है, पेशेंटली करना है, बट इतना कूल नहीं होना कि बाद में आकर आपको इतना जल्दी करना पड़े आप गलत सलत लिखो। और ये सारा बड़ा करेक्ट। स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें आपका जो अनुच्छेद आएगा आपका, इसके बाद आपका सूचना लेखन आ रहा है, आपका समृद्ध लेखन आ रहा है, आपका आपका विज्ञापन लेखन आ रहा है। विज्ञापन लेखन के लिए मेरे बच्चों को दूसरा टॉपिक अभी मैंने अनुच्छेद के लिए आपको बता दिया कि वर्ड लिमिट नहीं देखनी, लाइंस को काउंट कर लीजिएगा, और उसके बाद लाइंस को काउंट, इसकी स्टार्टिंग बहुत सुंदर शब्दों में कोई एक सुंदर पंक्ति फिक्स कर लीजिए। इसी तरह अनुच्छेद जैसे आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो अनुच्छेद के लेखन की स्टार्टिंग में कोई 2 काव्य पंक्तियां डाल दीजिए। एंड हम्म मैंने कुछ फिक्स पंक्तियां बनाई हुई हैं और मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसे भी पोस्ट में डालिएगा कि मैं इस तरीके से प्रारंभ कर रहा हूँ और ये वृतांत बता रहा हूँ। जो भी इस तरीके का टॉपिक होगा, जैसे हम स्वच्छता के संबंध में लिख रहे हैं तो एक स्लोगन डाल देंगे स्वच्छता से रिलेटेड, स्वच्छ रहो, स्वच्छ हम्म भारत, मानव के जीवन की आवश्यकता स्वच्छता ही जीवन है, कुछ तरह से, कुछ भी इस तरह से हम लिखेंगे तो उससे हमारा इंप्रेसिव बन जाता है। ये चीजें उसमें हम्म होनी चाहिए। दूसरा आपका टॉपिक आ जाता है विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बनाया, उसके एक ही साइड में उन्होंने उसको लिख देते हैं, वहीं पर वो उसका ऑफर डाल देंगे, वहीं पर उसका सारा वो लिख देंगे क्या क्या क्वालिटीज लिख रहे हैं जिससे टॉपिक से। उसको हमें बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब आप उसको, जो आपका मेन टॉपिक है उसको हाईलाइटेड करना है, वो प्रोमिनेंट होना है, और जो उसके क्लूज हैं, जो उसकी क्वालिटीज, उनको थोड़ा छोटा करके एक साइड लिखिए, दूसरे साइड एड्रेस लिखिए, यानी कि फॉर्मेट को बहुत अच्छे से दिमाग में स्टेबल कर लीजिए। हम्म एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए, उस पर वहां पर कोई भी आप अप्लाई करोगे विज्ञापन आपका बढ़िया बनेगा। 10 फॉर्मेट में जाने की जरूरत क्या है। हाँ, कोई एक अच्छे से करिए ताकि जो भी ट्रांसफॉर्म करना है वो आप उसके हिसाब से फिर उसको ये ट्रांसफॉर्म कर सबसे सकते हैं ज्यादा, टॉपिक में भी है। ये नहीं है कि आप ट्रायंगल में भी ट्राई कर रहे हो, सर्कल में भी ट्राई कर रहे हो, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में। एक हम्म स्क्वायर है रेक्टेंगल डिसाइड कर लीजिए, और उसमें हमको जो भी टॉपिक आएगा हम उसको इसी अरेंजमेंट में करना है, बस ये मेंटल डिसाइड कर लीजिए, ताकि हम्म हमारा पजल ना हो। हम्म पत्र करेक्ट। लेखन का जो आपका पत्र लेखन का फॉर्मेट होता है उसको बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि आपको बिल्कुल वो टिप्स भी होना चाहिए कि कहाँ पर एड्रेस आएगा, उसका अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखना है, उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स अलग होते हैं, बीच के मैटर के मार्क्स अलग होते हैं।
ओके। तो जब एग्जामिनर चेक करते हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई अनुच्छेद लेखन के लिए कि कुछ इम्प्रेसिव उससे आप स्टार्ट करो, सो दैट जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उस समय उस लाइन से ही वो आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे कि बच्चे ने मेहनत करी है, तो प्रोबेबली वो बाकी भी आपको इस हिसाब से ही चेक करेगा। तो बिल्कुल। लेकिन जब आप बच्चे खंड करते हैं या जब एग्जाम राइट करते हैं तो आप कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन से सजेस्ट करते हो बच्चों को कि स्टार्ट करे, कि जो भी सेक्शन बच्चे को कंफर्टेबल है उस हिसाब से स्टार्ट करे? मैं यही बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए हर बच्चे का कोई सेक्शन माइनस में होगा, कोई प्लस में होगा। तो मैं इसके लिए कोई ये नहीं कह सकती ये वाला सेक्शन पहले कीजिए। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप बेहतर कर सकते हो उसको पहले करो। हम्म। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्रामर वाला पोर्शन आप पहले कर लो तो वो बिल्कुल स्कोरिंग होता है, पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका रीडर सेक्शन करो, देन आपका राइटिंग सेक्शन करो, देन आप अनसीन कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें जो बच्चे को जो कंफर्टेबल हो वो उसको अच्छे से करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैम जैसे एक तो नोट्स हो गए बच्चों के पास और उनकी खुद की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसके अलावा क्या कोई अच्छा मटेरियल या कोई अच्छी बुक जो आप सजेस्ट करते हो बच्चों को कि प्रोबेबली इससे आप, जिसमें ज्यादा सैम्पल पेपर्स हो या कुछ भी और ऐसा मटेरियल जो आप बच्चों को सजेस्ट करते हो कि दैट विल हेल्प देम? या देखिए रीडिंग नोट्स हैं। देखिए बेसिकली जो सीबीएसई आता है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो अब हम्म। मार्केट में आजकल एक कहना चाहिए कि हेल्प बुक्स के नाम पर बिल्कुल एकदम से बाढ़ सी लगी हुई है, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये सैंपल पेपर नहीं। बहुत ज्यादा इस पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है, बच्चा ना इस समय क्या होता है, अरे वो सैंपल पेपर आया वो भी ले लो, अरे वो भी ले लो। आप सब कुछ तो पढ़ ही नहीं सकते, ये आपको भी पता है करेक्ट। और हमको भी पता है। तो हम्म। एनसीईआरटी को अच्छे से समझो, पढ़ो, कोई एक हेल्प बुक ले लो या कोई एक सैंपल पेपर और उसका सॉल्व कर लो, उसको करेक्शन करो, वही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जाम में फिर भी अलग ही लैंग्वेज मिलेगी आप। करेक्ट। यस यस यस। बट वो आपको बस एग्जाम के पैटर्न से और प्रोबेबली आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे एग्जाम में उसके लिए आपको हेल्प कर सकती है। राइटिंग प्रैक्टिस तो बच्चों को बस अब करनी ही चाहिए, वो चाहे मैं हिंदी का एग्जाम की बात नहीं कर रही, साइंस का भी है, वो इंग्लिश का भी है। आपको टाइम लिमिट देखकर अपनी की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम इतने टाइम में कितना सेक्शन कर पा रहे हैं। ये आपको खुद से एनालाइज करना चाहिए। एक बहुत जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स या नॉर्मल बच्चे है उसको भी सबको सेम तरीका अप्लाई करना पड़ेगा कि वो उस टाइम लिमिट में 3 आवर्स में हम किस तरह से कैसे, और आपको बाद के 10 मिनट्स 15 मिनट्स इस बात के लिए जरूर बचाने चाहिए ताकि हम रीड कर सकें। वो बिल्कुल मस्ट पार्ट है हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप उसको पढ़ते हो तो जो हमारी जल्दी में कमियां रह जाती हैं हम उसको ठीक कर सकते हम्म। हैं। आप टाइम ही नहीं और दो तो फिर बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बच्चे सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो इस बार अलग है पिछले बार के पेपर से, जो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि? पेपर पैटर्न तो वही है, एक समृद्ध लेखन जिसमें आपका अपने रिज्यूमे देने का तरीका, उसमें एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, बस एक वही है, और वो सारे बच्चों को स्कूल्स में भी बताया ही गया है। तो आप उसमें कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, बट बस वही है कि फॉर्मेट आपको पता ना चाहिए। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है हिंदी के, और वही सारा सिलेबस है। और 2-3 लेसन्स बच्चों को, जो पोइट्री में एक बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ उसमें से आता भी जरूरी है, और वो बच्चे अच्छे से करें। और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके पैसेजेस आते हैं, वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस उसमें से नहीं आते, तो उसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं कि उस पर कम फोकस करें। और इसी तरह से हिंदी और हिंदी बी का भी फर्क है, इसी तरीके से उसमें मीरा के पद आते हैं कोर्स बी में, तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करें। और एक आपका जो इसमें समास आ रहे हैं कोर्स बी में, तो समास एक बहुत अच्छी पहचान बताती हूँ सारे बच्चों को कि उसमें सिर्फ एक एक लाइन से आप याद रख सकते हो। तो वो टिप भी मैं आपको इसी में नोट्स में दे दूंगी हिंदी बी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? ठीक है जी जी। मैम।
अब हम संस्कृत पर कुछ और है जो आप हिंदी में कवर करना चाहेंगी, नहीं तो हम संस्कृत पर मूव कर सकते अब हैं। हिंदी में तो मैंने देखिए सारे टॉपिक्स को बता ही दिया है, और बस बच्चों को मैं यही दोबारा कहना चाहती हूँ कि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके। राइटिंग सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए अभी से बस रोज एक पैसेज सॉल्व कीजिए, पोइट्री का भी और प्रोज का भी, और इससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अभी भी 15 डेज करेंगे, 15 पैसेज अपने आप में बहुत होते हैं। वहां पे हम्म 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 क्योंकि जी आप अलग अलग टाइप के कवर कर सकते हो, यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ इज इट गोइंग टू बी इन द पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो अब हम संस्कृत पर मूव करते हैं। आई थिंक संस्कृत के लिए मेरे को नहीं पता, मैंने 8 के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी, पर जितना मेरे को समझ में आता है, अब बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट के जो डेज बचेंगे, प्रोबेबली गैप डेज, उनमें मैं फटाफट बस रिवीजन कर लूंगा या कर लूंगी। सो क्या है, आप एज ए टीचर आप कैसे गाइड करते हो बच्चों को कि क्या सच में लास्ट के गैप डेज में हो जाएगा कवर, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लास्ट जो गैप डेज होते हैं उसमें सिर्फ रिवीजन होता है, हम्म सिलेबस कवर नहीं, क्योंकि हम्म आपकी इतना ज्यादा प्रेशर होता है उस समय। आप रिवाइज तो कर सकते हैं लेकिन लर्निंग नहीं कर सकते उस समय। अगर आप हम्म सोचते हैं कि हम उस समय नया टॉपिक लेकर उसको सीख लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे किसी भी, मैं ये कहूंगी, ये झूठा एश्योरेंस अपने आप को मत दे, कोई बच्चा ना दे। वो हम्म अभी के जो डेज हैं उसमें हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और तैयार कर ले। लेकिन लास्ट हम्म सिर्फ आपको रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को, उससे में कुछ लर्न नहीं कर सकते हैं, चाहे वो संस्कृत है चाहे वो हिंदी है। लेकिन संस्कृत के लिए तो देखिए बहुत ही मैं यही कहना चाहती हूँ कि संस्कृत के स्टूडेंट्स को इस बात को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमको इन दिनों सारे लेसन्स, क्योंकि उन गैप डेज में हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता संस्कृत में कि हम पूरे पूरे लेसन पढ़ पाए। हम्म तो जो तो रीडर है हम्म उसको सारा, हर लेसन को आप आज से स्टार्ट करो, पूरा लेसन रीड करो, उसका हर पैसेज सॉल्व करो उसमें, और उसके बाद उस पैसेज को रीड करने के बाद उस लेसन से, क्योंकि इसमें भी मैं वही टिप देना चाहती हूँ बच्चों को कि रीडर का हमें पता होता है कि ये फिक्स लेसन है, फिक्स पैसेज आएगा, फिक्स ग्रामर आएगी, उसमें आपके फुल मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आपको उसमें कोई तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। और कौन से टॉपिक्स आप बच्चों को सजेस्ट करते हो कि जरूर करने चाहिए, या फिर जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करें, या ये टॉपिक्स तो पहले ही कवर कर लें, बिकॉज या तो उनसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे या स्कोरिंग ज्यादा होते हैं टॉपिक्स। देखिए ऐसा संस्कृत में नहीं होता कि क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों को पता होता है जो संस्कृत का पेपर होता है इसका फॉर्मेट है, पहले अनसीन पैसेज आएगा, वो हमारा कहीं से डिसाइडेड नहीं होगा। अगर आप, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 200 बुक से भी बच्चों को अनसीन पैसेज करा दूं तो भी मैं शॉर्टिंग नहीं देती कि इसमें से आपको वो पैसेज मिल जाएगा। वहां पोइट्री पैसेज का कोई सीन नहीं है, सिर्फ वहां पे श्लोक नहीं आता है, सिर्फ आपका एक अनसीन पैसेज आएगा और वो आपको अनसीन पैसेज करने होते हैं। उस अनसीन पैसेज के बाद आपका पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन के लिए हेल्पिंग बॉक्स दिया होता है। उस हेल्पिंग बॉक्स के वर्ड्स का मीनिंग बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आज से ही जो भी ग्रामर की बुक आपके पास, हेल्प बुक है, ग्रामर की बुक है या सैंपल पेपर्स हैं, उसका 2 पत्र डेली कर ले। अभी नेक्स्ट 10 डेज तक तो 2 पत्र डेली का मतलब आपका, अगर आपने 10 डेज में भी करेंगे तो 20 पत्र आप कर लोगे। ये मोर देन हम्म सफिशिएंट प्रैक्टिस है आपके लिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि उन दिनों जाके गैप डेज में आप पत्र लेखन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो नॉट पॉसिबल। आपके पास इतना प्रेशर होगा कि आप पत्र लेखन उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पत्र लेखन को अभी तैयार करके रखें, चित्र लेखन हम्म वर्णन को अभी तैयार करके रखें। चित्र वर्णन के लिए जो थर्ड टॉपिक आता है इसमें संस्कृत में, चित्र वर्णन, उसके लिए बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते उनको। तो मैं उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका देती हूँ कि आपको सप्तमी विभक्ति लगाकर अस्मिन चित्रे, आपका स्थालिका आया है, आपका वायुयानम आया है, वायुयान सबको पता है पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपके वहां पे
10 वर्ड्स आए और 3 वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप एक सेंटेंस में लिखिए अस्मिन चित्रे दिस 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 एंड लास्ट में संति लिख दीजिए, दैट्स ऑल। शायद ये मेरी बात कोई एग्जामिनर देखे तो नाराज हो जाए कि ये संस्कृत की कैसे कैसे बच्चों को बेवकूफ बना रही है, बट मैं बता रही हूँ इट्स अ सिंपलेस्ट वे, इट्स अ सिंपलेस्ट वे। नहीं, आई थिंक बच्चों को एक समय वही चाहिए होता है कि क्योंकि अब वो टाइम एक्चुअली निकल गया है कि आप कुछ सीखोगे या कुछ वो करोगे, अब बस करने का टाइम है, तो जिस भी तरीके से आप कर सको आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर टाइम का अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो मैम कुछ और है कोई ऐसी चीज जो आप अपने बच्चों को, आई थिंक कोर्स का सिलेबस का आपने काफी कुछ कवर कर लिया है, सारी चीजें हम शेयर भी करेंगे, बट अपने बच्चे जो आपसे पढ़ते हैं उनको आप एग्जाम से एक दिन पहले या जो भी आपका लास्ट लेसन होता है उनके साथ क्या चीज एक आप जरूर बोलते हो अपने बच्चों को सो दैट दे डू वेल? तो इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट व्हिच यू वुड लाइक टू से टू आवर बात है, मेरे लिए सारे बच्चे मेरे हैं, मैं सभी के लिए दिल से यही प्रार्थना है मेरी, और कि उन सबका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, मेरी बेस्ट विशेस है। लेकिन मैं सभी बच्चों को, साथ में हिंदी के स्टूडेंट्स को, संस्कृत के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना। तनाव में दोबारा यही बात कहती हूँ, मैंने इसको अपने आप अपने जीवन में अनुभव किया है कि तनाव लेने से हम जो अच्छा करने वाले होते हैं हम वो भी वहाँ पे भूल जाते हैं। तो आपको तनाव नहीं लेना, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने मेहनत पे विश्वास रखो, और पूर्ण मेहनत, जो सफलता आपका भगवान आपको देगा आपकी मेहनत के साथ, वो आपको मिलेगी मिलेगी, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बस अपने अंदर विश्वास के साथ आप लोग वहाँ पे अपना एग्जाम लिखो और उसमें सफलता मिले आपको। मैं अपने स्टूडेंट्स थैंक यू। को यही बात बोलती हूँ हमेशा से। नहीं, थैंक यू। आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी तैयारी आपके हाथ में है, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, और जो भी आपने तैयारी करी है उसको जितना कॉन्फिडेंटली आप पेपर में लिखोगे, तो मतलब भले ही आपका फेस नहीं दिख रहा है बट योर पेपर स्पीक्स फॉर यू, सो योर प्रिपरेशन एंड योर कॉन्फिडेंस एट द टाइम ऑफ योर पेपर। एग्जाम हॉल के बाहर अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ बोल रहा है, अरे भाई तुमने ये टॉपिक नहीं किया, तुमने वो टॉपिक नहीं किया, किसी का नहीं सुनना, कान बंद कर लो, सिर्फ अपना तैयारी, अपना फोकस आपको ध्यान रखना है, अपनी क्या तैयारी की है सिर्फ उसको फोकस करो, किसी की बात से डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि उस समय हमारे पास जो है हम वही कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, जो नहीं है उसे हम गेन नहीं कर सकते। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट एंड फोकस ऑन योर प्रिपेयर्ड टॉपिक्स ओनली। Yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think it was wonderful. And जो भी आपने टिप्स स्पेशली हमें दिए हैं बच्चों को वो याद रखने के लिए, अलंकार और ये सब, तो वी विल बी पुटिंग देम ऑन आवर प्रोफाइल। आई थिंक वो बच्चों को काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मैम। It's my pleasure and best of luck for all of you students here. For your papers, yeah. Sure. Thank you. Bye, Bye. everyone.